आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना, झूठ दिले सुन पड़ जाओ, मुल्क तो अपने की लेना, मुल्क को डुबो के तर जाओ, वादे करना सेंसिबल, वादे निभाना नॉनसेंस। Honesty is a big offense. Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. वेलकम टू आवर शो नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजमों ने हड़ताल कर दी। जाहिर है कि उनकी कोई ना कोई डिमांड होगी। भाई बिना डिमांड के आजकल टाइम पास करने के लिए हड़ताल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोग दुखी थे क्योंकि उनके बिजनेस बैंक की ट्रांजैक्शन की वजह से रुके हुए थे। लेकिन बहुत से लोग सुखी थे जिनको एक बहाना मिल गया था कि पेमेंट नहीं करनी, चाहे उनके खाते में 10 रुपए भी ना हो। अब जिन लोगों ने पेमेंट नहीं करनी होती वो पेमेंट ना करने का कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हैं। साहब आजकल बर्ड फ्लू चल रहा है, थोड़े दिन रुक जाओ। भाई इनसे कोई पूछे भी चेक पे साइन मुर्गियों ने करने हैं। अब कई लोग बहाना लगा देते हैं बस बरसात निकल जाए आपकी पेमेंट कर देंगे। भाई उनसे कोई पूछे आपके एमडी ने बार बारिश में बैठ के नोट गिनने। कई लोग श्राद्धों में बिजनेस नहीं करते, कई लोग ग्रहण लगने पे ट्रांजैक्शंस नहीं करते। एक बेचारे पुलिस वाले हैं, चाहे कोई मर्डर हो जाए, चाहे कोई फांसी लगा के गले पे लटक जाए, हर मौके पे लेन देन के लिए तैयार रहते हैं। जो भी है, बैंकों की हड़ताल का हर किस्म के कारोबार पर असर पड़ता है। सारा दिन घर में बैठ के रोटियां तोड़ते रहते हो या ताश खेलते रहते हो? काम धंधे पर नहीं जाना है क्या? हड़ताल है, अखबार में नहीं पढ़ा तूने? डाकुओं की भी कभी हड़ताल होती है क्या? डाकुओं की नहीं, बैंक की हड़ताल है। अब बैंक खुलेंगे तो लूटेंगे ना। है? एक रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियां ग्रुप डिस्कशन के बाद हर फैसला करती हैं, लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक रानी मक्खी फैसला पहले ले लेती है और बाकियों से बाद में हामी भरवाती है और सब कहती हैं हमारी भी यही राय है, हमारी भी यही राय है। रानी मक्खी बदलने के 3 तरीके होते हैं, या तो वो छत्ता छोड़ के चली जाए, या बीमार हो जाए, या फिर मर जाए। और डेमोक्रेसी में भी राजा या रानी बदलने के 3 तरीके ही होते हैं, या तो अपने बेटे को गद्दी में बिठा दो, या अपनी वाइफ को गद्दी में बिठा दो, या फिर इलेक्शन में हरा दो। हुसैन साहब की न्यूड पेंटिंग्स आजकल चर्चा का विषय है। वैसे तो हुसैन साहब किसी न किसी कंट्रोवर्सी में हमेशा बने रहते हैं। कुछ समय पहले वो माधुरी दीक्षित की बहुत तस्वीरें बनाते थे, लेकिन जब से माधुरी की शादी हुई है, उनके 2 बच्चे हुए हैं, उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाना बंद कर दी हैं। हो सकता है माधुरी के बच्चों ने हुसैन साहब का ब्रश तोड़ दिया हो। हमारे एक लोकल कलाकार वो हुसैन साहब के बहुत फैन हैं। उन्होंने पिछले दिनों हुसैन साहब की न्यूड पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। कुछ दिन पहले बर्ड फ्लू का खौफ कम करने के लिए संजय दत्त, सुनील शेट्टी और फरदीन खान ने मीडिया के सामने मुर्गे खाए। अगर बर्ड फ्लू का खौफ ना होता, मीडिया वाले उनसे डबल मुर्गे खा जाते। हरियाणा असेंबली में एक मंत्री ने ऑपोजिशन वालों को मजाक में कह दिया कि चलो भाई मुर्गा बनो। इस पे ऑपोजिशन वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे मुताबिक पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने के लिए हर सांसद को संसद की कार्रवाई से पहले 5 मिनट मुर्गा बनना चाहिए। बर्ड फ्लू का खौफ इतना है कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो समझ नहीं आती कि क्या बनाया जाए और क्या ना बनाया जाए, और अगर कोई अनवांटेड मेहमान आ जाए तो। भिंडर साहब, भाई आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले थे, सोचा आपकी बातें हैं जी। देखिए वैसे तो आपके आने की बहुत खुशी हुई, लेकिन जरा बच्चों के एग्जाम हैं। आपके एग्जाम तो नहीं है ना जी? भिंडर साहब, आज हमने चिकन बनाया, खाना खाकर जरूर जाना। चिकन? नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं खाएंगे। अरे भिंडर साहब, आपके भाभी जी चिकन बहुत बढ़िया बनाते हैं।
नहीं, फिर कभी खाएंगे जी, फिर कभी खाएंगे जी। देखिए चिकन खिलाए बगैर तो मैं आज आपको नहीं जाने दूंगी। खाना फिर किसी दिन खा लेंगे जी। चलो चलो जी। अरे भिंडर साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए तो सही। हाय हाय, डोंट डिस्टर्ब। क्या बात है जैन, कैलकुलेटर चलाना सीख रही हो? वैसे मिस सारनपुर, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। अच्छा, तो ऐसा कोई काम बताओ जो तुम कर सकती हो। मिसेस शर्मा, अगर हम लोग चाहे ना तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन भी बन सकती है। ये देखिए, ये है हमारा ब्रह्मास्त्र। लेकिन ये तो कोई गिफ्ट पैक है। नहीं, सक्सेस पैक। ऑल द वे कंपनी का ये डिब्बा हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर आज हम इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो कल अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के किसी ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। माय गॉड, ये बताओ हमें करना क्या होगा? आपको ये डिब्बा सिर्फ एक बार खरीदकर सिर्फ एक बार बेचना है। ये डिब्बा अपने आप बिकता जाएगा और आप घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे। वाह, ये बताओ ये डिब्बा है कितने का? 1500 रुपए का। तो मुझे ये बता दे कि हमें करना क्या है? सिंपल है, एक बार ये डिब्बा खरीदो और कंपनी के मेंबर बन जाओ। फिर किसी और को ये डिब्बा बेच दो और उसे मेंबर बना दो। फिर वो किसी और को मेंबर बनाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब मेंबर पे मेंबर। लेकिन हमें क्या मिलेगा? एक डिब्बा बेचोगी तो 100 रुपए मिलेंगे। ओह वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1000 डिब्बे बेचे तो मेरे पास तो 1 लाख रुपए आ जाएंगे। Exactly, बिजनेस। मैं तैयार हूँ। मैं 10 डिब्बे खरीद लेती हूँ और वो 10 डिब्बे मैं किसी को बेच दूंगी। फिर वो 10 डिब्बे किसी और को बेच देगा। 10 डिब्बे बिकते जाएंगे। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये डिब्बा गया मिस सारनपुर को। ये डिब्बा आपका हुआ, निकालो 1500 रुपए। वेरी गुड। मिसेस शर्मा, अब ये डिब्बा आपका हुआ, निकालिए 1500 रुपए। थैंक यू। और अब ये डिब्बा मैं तुम्हें बेचती हूँ, निकालो 1500 रुपए। ये लो 1500 रुपए। बराबर है। अब तुम दोनों देखो मैं ये डिब्बा उस वेटर को कैसे बेचती हूँ। वेटर, आओ इधर। क्या हुआ? मैडम पहले दिखाओ तो सही इसमें है क्या। अब देखो, अगर मैं ये डब्बा खोलूंगी ना तो तुम किसी और को बेच नहीं पाओगे। एक बार देख लो मैडम। अरे मैडम ये क्या, इसमें तो कबाब भरा हुआ है। वो क्या है ना, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो ये डब्बा तुम्हें बेच दिया है। लेकिन मैंने आपको पैसे कहाँ दिए? मैडम मैं भी इतना पागल नहीं हूँ कि 1500 रुपए में इस कबाब का खरीद लूं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। मैंने ये डिब्बा नहीं खरीदा और मैंने भी नहीं। मैं कभी बड़ी बिजनेस वुमन नहीं बन सकती। क्या? हेलो फ्रेंड्स, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्हें देखकर आप सबको ये लगता है कि हम इन्हें कहीं मिले हैं और इन्होंने हमें पिछले दिनों बड़ी बेदर्दी से लूटा है। हमारे आज के गेस्ट कुछ ऐसे ही हैं। इनको आपने आमतौर पर रेलगाड़ियों में घूमते हुए देखा होगा। वेरी लकी कि आज वो हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। तो प्लीज वेलकम हिंदुस्तान के मशहूर टिकट कलेक्टर स्लीपर सिंह जी। सर आप खड़े क्यों, आप बैठते क्यों नहीं? क्या है कि मैंने अपनी बर्थ किसी पैसेंजर को 200 रुपए में बेच दिया है। सर ये रेलवे की सीट नहीं है, हमारी स्टूडियो की सीट है, प्लीज बैठिए। अच्छा, आप यहाँ बैठने के कितने एक्स्ट्रा लेते हैं? कोई पैसे नहीं लेंगे, आप आराम से बैठिए। थैंक यू मैडम। क्या है कि हम टीटी हैं, हर जगह बैठने के पैसे लेते हैं। बर्थ के ऊपर, बर्थ के नीचे, टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट के बाहर। स्लीपर सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि आप रेलवे में टीटी क्यों बने? क्योंकि टीटी होते ही रेलवे में है, फूड एंड सप्लाई में नहीं होते। मेरा मतलब है आप बनने को तो कुछ और भी बन सकते थे, जैसे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बाबू, या फिर पुलिस में थानेदार। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि हर आदमी सरकार में रेलवे मिनिस्टर क्यों बनना चाहता है? ओहो, रेलवे टीटी और रेलवे मिनिस्टर का आपस में क्या लेना देना है? जी, ये लेने देने वाली बात जो है ना, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप रेलवे में टीटी क्यों बने? पॉपुलेशन की वजह से मैडम। अब देखिए ना, हमारे मुल्क की आबादी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। अगर एक गाड़ी में
एक बोगी लगती है तो 20 बोगी के पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अब बंदे को वही काम करना चाहिए जिसमें डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम। इसका मतलब है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रेलवे की टीटी की उंगलियां हमेशा घी में और सिर कढ़ाई में रहेगा। देखो जी, बाकी जो शरीफ टीटी हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। मेरी उंगलियां हमेशा घी में रहती हैं, पैसेंजर्स की टांगे चाहे टॉयलेट में रहती। आपके अगेंस्ट जो सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है ना, वो ये कि वेटिंग लिस्ट में आप कई बारी आरएसी वालों को तो सीट नहीं देते, लेकिन जो जनरल टिकट वाले होते हैं उनको आप फटाफट सीट अलॉट कर देते हैं। वो कैसे? देखो जी, जो वेटिंग वाले होते हैं उन्हें तो हम बोगी में नहीं चढ़ने देते, और अगर कोई किसी के पास आरएसी हो तो उसको हम लटकाते रहते हैं, अभी सीट देते हैं, अभी अभी बर्थ देते हैं, तब तक 2-3 रात के बाद जाते हैं तो बेचारा अखबार बिछा के नीचे सो जाता है। और जो आपको बड़े प्यार से आपके हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं, आप उनका क्या करते हैं? वो जी, फिर तो हम उसको और उसके सामान को बर्थ पे रख देते हैं। अच्छा, फॉर स्टैटिस्टिक्स ओनली आप ये बताइए कि एक बर्थ का आप ऊपर से कितना पैसा ले लेते हैं? अगर तो गाड़ी हो खाली फिर तो पैसेंजर पे डिपेंड करता है, वो हमें 50 दे जाए, 75 दे जाए। लेकिन अगर सीजन हो जैसे गर्मियों की छुट्टियां, फिर तो 500 रुपए पर सीट से कम नहीं हम लेते। स्लीपर सिंह जी, मुझे गर्मी की छुट्टियों से याद आया, मैंने भी बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाया बॉम्बे जाने का, लेकिन जो हमारी सीट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट पे हैं। कोई बात नहीं, कंफर्म हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे? मैं आपको अपना ये कार्ड देता हूँ, इस पे मैं लिख देता हूँ, ये लो। लेकिन इस काम पे नॉर्मली मैं लेता हूँ 2000, आपसे 1000 रुपए ले लूंगा। वंडरफुल, शायद मेरे पास पैसे हैं। ओके, अब मेरा टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब मजा आएगा गर्मी की छुट्टियों में। है, ये तो आधे रास्ते का काट के गए हैं, वो भी रतलाम तक का। मैडम, आपने पैसे भी तो आधे दिए हैं। राशि के व्यक्ति इस हफ्ते रुमाल घर भूल जाएंगे, छींक आने पर पब्लिक एम्बैरेसमेंट हो सकती है। मकर राशि के व्यक्तियों को चिल्लड़ की प्रॉब्लम आएगी, जेब में हाथ डालेंगे तो चेंज नहीं होगी, यानी कि भिखारियों के आगे शर्मिंदा होना पड़ सकता है। सिंह राशि के लोग सोच समझ के बहाने गढ़े, दफ्तर में बॉस के आगे शर्मिंदा होना पड़ सकता है। मीन राशि के लोग विदेश जाने की कोशिश ना करें, इस हफ्ते उनका बांग्लादेश और नेपाल का वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। हेलो। हेलो, मैं तारा बोल रही हूँ लंदन से। अच्छा, लंदन से। टोनी ब्लेयर साहब का क्या हाल है? How would I know? मैं तो आजकल इंडिया आई हुई हूँ। वैसे आप लंदन भी होती ना, टोनी ब्लेयर का हाल फिर भी नहीं आपको मालूम होना था। Absolutely true. मुझे अपने पति टोनी क्लेयर का हाल नहीं मालूम, टोनी ब्लेयर का क्या मालूम होगा? अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जो पब्लिक को बताती हूँ तो 20 अप्रैल 1980 और असल में 20 अप्रैल 1970। अच्छा, तो आपकी समस्या क्या है? मेरा ना पासपोर्ट गुम हो गया है। आप ये बताइए कि पासपोर्ट मिल जाएगा या नया बनवाना पड़ेगा? देखिए, कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी कोई फिजूल चीज गुम होनी चाहिए थी। पासपोर्ट तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ध्यान से नोट करिए, ये आपके घर के किसी कोने में लोहे की चीज में पड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं, मेरी एक फिजूल चीज भी गुम हुई है। कौन सी? मेरे हस्बैंड। इसी के साथ हमारा इस हफ्ते का ये कार्यक्रम खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ। आज हम आपको एक खास किस्म की कैंची दिखाने जा रहे हैं जो हमने एक बहुत ही मशहूर मंत्री जी के घर से उठाई है। मंत्री जी ने इससे तकरीबन 21,500 उद्घाटन किए हैं और जहां भी जाते थे अपनी ये पर्सनल कैंची लेके जाते थे। तो ये तो मंत्री जी की खासियत हुई ना कि वो 21,500 उद्घाटन कर चुके हैं। कैंची में क्या स्पेशल है? कैंची की स्पेशलिटी ये है कि आप इससे ये कागज काटने की कोशिश करिए। काटिए, जोर लगाइए। अरे, ये तो कट ही नहीं रहा। भाई, आप कोई मंत्री हैं, इसमें एक स्पेशल किस्म का सेंसर लगा हुआ है जो जज कर लेता है पूरे माहौल को। कैंची को कैसे पता लगे कि वो मंत्री के हाथ में या दर्जी के हाथ में? भाई, मैंने बताया ना, माहौल बनाना पड़ता है। आप ये टोपी पहनिए, आप ये फीता पकड़िए, इधर से ये कैंची लीजिए। अब आपके सामने ऑनरेबल मंत्री जी इस स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। आइए। कमाल की कैंची है भाई। कमाल है। छोटा अंकल भाई,
रॉकी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। सिद्धू ठीक 11 बजे अपना टैक्स जमा कराने इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच रहा है। बेटा तूने उसे समझा नहीं, तेरा सगा भाई है वो। जैसे खेती बाड़ी की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, वैसे ही हमारी भाईगिरी की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मैंने उसको बहुत समझाया छोटा हंगल भाई, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उड़ा डालूंगा, उड़ा डालूंगा। तुम्हें पता है मेरा निशाना कितना पक्का है? नहीं भाई, आप उस पे गोली मत चलाना, कहीं किसी गलत जगह लग गई तो। अरे गोली कान में लगे या नाक पे, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा हमारा सगा भाई? ठीक कहते हो डेविड, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमारे धंधे में रिश्तेदारी नहीं चलती है। छोटा हंगल भाई, मेरा विश्वास करो, मेरे होते हुए सिद्धू कभी सर्विस टैक्स जमा करवाने नहीं जाएगा। अरे पागल हो गया है, मर्डर और किडनैपिंग की इनकम का टैक्स भरने जा रहा है। अकाउंटेंट साहब, आप ये बताइए कि जो चंपा भाई यहाँ हमारे मुजरा करने आती है, वो हमें सर्विस टैक्स चार्ज करेगी या नहीं? चार्ज करेगी, मैं चेक करके बताता हूँ। अच्छा छोड़िए, देखो शांति भाई किडनैपिंग केस में अपने को 12 लाख मिले। करेक्ट। ममता बार कब्जा दिलवाने के हमें मिले 20 लाख। करेक्ट। 3 सुपारी हमने डायरेक्ट उठाई थी। करेक्ट। उसके 9 लाख। करेक्ट। और ये लास्ट में KN अग्रवाल मर्डर केस, इसकी सुपारी के हमें मिले थे 2 लाख। करेक्ट। करेक्ट। कुछ छूट तो नहीं गया है? अकाउंटेंट आप है, आपको मालूम होगा भाई। हाँ, तो 31 दिसंबर तक आपकी गैंग ने सिर्फ इतना ही बिजनेस किया है। ओके। अरे सिद्धू मेरे भाई, सिद्धू मेरे भाई, सिद्धू मेरे भाई, ये क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे मना किया था ना कि बैंक में जाके सर्विस टैक्स जमा मत करवाना। देखो, सर्विस टैक्स जमा करवाना हर भारतीय का फर्ज है। वैसे भी मैं हर धंधा ईमानदारी से करता हूँ। अबे समझने की कोशिश कर, किस बात का सर्विस टैक्स भरना चाहता है तू? भाई जो सर्विस हम लोगों को देते हैं, जो हमें वो पैसा देते हैं, उस पर टैक्स तो देना ही पड़ता है ना। इसका मतलब छोटा हंगल ने जो तुझे KN अग्रवाल का मर्डर करने के लिए सुपारी दी थी, उस पर तू सर्विस टैक्स भरेगा? भाई नेचुरली, मैं जो छोटा हंगल को बिल दूंगा उसमें सर्विस टैक्स जोड़ के दूंगा। जो छोटा हंगल आगे बिल देगा, ये टैक्स उसमें से डिडक्ट कर देगा, बिल आगे दे देगा। अगर तूने सर्विस टैक्स भरा ना, तो सरकार को पता चल जाएगा कि जिस इनकम पर तू सर्विस टैक्स भर रहा है वो किडनैपिंग, मर्डर और वसूली की है। हम सबके सब मारे जाएंगे। रोशन जी ठीक कह रहे हैं। आपकी टैक्स डिटेल में अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन लोगों का भी नाम है। इससे पुलिस को आपके सभी लोगों के एक एक गुना का पता चल जाएगा। तो कोई बात नहीं, सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट को हम कितने पैसे देते हैं। सारा अकाउंट लिखा हुआ है। अबे तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? भाई जरूरत है। इस पैसे से सरकार हमें सर्विस देती है, सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, पानी की सप्लाई पैदा करती है। अरे यार, हमें सड़कों से क्या लेना? और याद कर, जब तेरे बाबा टुंडे हकीम का मर्डर करने के लिए जा रहे थे, वहां सड़क नहीं थी, इसलिए गड्ढे में उनकी मोटरसाइकिल फंस गई और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। छोटा हंगल तुझे मार डालेगा। तू छोटा हंगल का पालतू कुत्ता है, तू उससे डरता है, लेकिन मैं नहीं डरता। कल 11 बजे मैं टैक्स जमा करवा दूंगा। कुछ करो इसका। अरे जिसके सर पर टैक्स भरने का जुनून आ जाए, उसका क्या कर सकते हैं? सिद्धू! खबरदार! खबरदार! मैंने तुझे सर्विस टैक्स भरने के लिए मना किया था ना। सिद्धू एक बार बैंक पहुंच गया है, टैक्स जमा करवा कर ही जाएगा छोटा हंगल। खबरदार! तू मेरे होते हुए बैंक की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट से चला जाऊंगा। जिन हाथों ने तुझे रिवॉल्वर पकड़ाना सिखाया, वही हाथ आज तेरा भेजा भी उड़ा सकते हैं। जो आदमी अपने हाथों में आई हुई सुपारी आगे पास ऑन कर देता है, वो मेरा भेजा क्या उड़ाएगा? अच्छा, अरे छोटा हंगल साहब, सब आवाजें आपके मुंह से निकल रही हैं, इसमें से कुछ नहीं निकला। तूने अपने भाई को बचाने के लिए मेरी रिवॉल्वर की गोलियां निकाल ली। अरे छोटा हंगल भाई, सुबह नहाते समय आज आप रिवॉल्वर के साथ नहाए हो, सारी गोलियां गीली हो चुकी हैं। आप अपना झगड़ा निपटा लो, मैं टैक्स जमा करवा के आया। छोटा हंगल साहब, मेरी रिवॉल्वर लीजिए और मेरी रिवॉल्वर से उन पर गोली चलाइए। ये लीजिए। भैया तुम्हारी रिवॉल्वर है, तुम ही गोली चला दो। छोटा हंगल साहब, आप जानते हैं कि मैं गोली चलाने के 1 लाख रुपए लेता हूँ। मैं तुझे 1 लाख से 10 रुपया ज्यादा दूंगा। अरे 10 रुपए नहीं, बल्कि 10,200 एक्स्ट्रा लगेंगे।
वो क्यों? सर्विस टैक्स। हमें कई जगह से खबरें मिली हैं कि पिछले हफ्ते पावर कट्स की वजह से लोग हमारा ये प्रोग्राम देखने से बच गए। लेकिन दोस्तों, हमारा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, जगह जगह न्यूक्लियर प्लांट्स लग रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखने से कभी नहीं बच सकेंगे। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी प्रोग्राम में नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। दिल का आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत दिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना।